क्या ये अजीब नहीं है कि जब हम नाथुला दर्रा कहते हैं तो असल में हम नाथू दर्रा दर्रा कह रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब क्योंकि तिब्बती भाषा में ला का मतलब ही दर्रा होता है। सही बात है। तो ये एकदम वैसा ही है ना जैसे विदेशी लोग चाय टी कहते हैं, मतलब चाय और टी दोनों। या फिर जरा इस बात पर गौर कीजिए कि जो हमारी पुरानी किताबें हैं उनमें भारत के सबसे ऊंचे दर्रे के रूप में काराकोरम का नाम दर्ज है। लेकिन अगर आज कोई उस जानकारी को सच मानकर बैठ जाए ना तो वो एक बहुत बड़ी भौगोलिक और इंजीनियरिंग सच्चाई से बिल्कुल अनजान रह जाएगा। बिल्कुल। देखिए, भूगोल ना अक्सर हमें नक्शों पर एक ठहरा हुआ विज्ञान लगता है। ऐसा लगता है कि जो लकीर खिंच गई वो खिंच गई, लेकिन असल में ये लगातार बदल रहा है। हाँ, पहाड़ तो अपनी जगह से नहीं हिलते। लेकिन हमारी जो तकनीक है, हमारी इंजीनियरिंग और वहां तक पहुंचने की जो हमारी जिद है ना, वो उन नक्शों को फिर से लिखने पर मजबूर कर देती है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो दर्रे, या जिन्हें हम माउंटेन पासेस कहते हैं, वो सिर्फ पहाड़ों के बीच के गैप या खाली जगह नहीं है। तो फिर क्या है? ये हमारी इंसानी सभ्यता के विकास, प्राचीन व्यापारिक मार्गों और आज की जो बेहद जटिल भू राजनीति है ना, मतलब जो जियोपॉलिटिक्स है, उसके सबसे बड़े गवाह हैं। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हम पहाड़ों के इन्हीं प्राकृतिक दरवाजों मतलब दर्रों की दुनिया में उतरेंगे और हमारी आज की इस चर्चा का जो आधार है वो है द स्टडी जोन, यूट्यूब चैनल का एक बेहद दिलचस्प वीडियो। जी, हमारा मकसद सिर्फ इन दर्रों के नाम और ऊंचाइयां रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझना है कि कैसे इन रास्तों ने ना नदियों की दिशा तय की है, कैसे इन्होंने सदियों पहले रेशम और मसालों के व्यापार को आकार दिया है और कैसे आज ये बर्फीले रास्ते दो देशों की सेनाओं के बीच फ्लैश पॉइंट बन गए हैं। हाँ, वो एकदम संवेदनशील इलाके बन गए हैं। मतलब मैं तो ये सोच रही थी कि अगर ऊंचे पहाड़ प्रकृति की किसी विशाल और अभेद्य दीवार की तरह हैं, तो ये दर्रे उस दीवार में मौजूद वो प्राकृतिक दरवाजे हैं जो तय करते हैं कि कौन सी सभ्यता किससे मिलेगी। क्या बात है, बहुत सही उपमा दिया आपने। शुक्रिया। तो चलिए सफर की शुरुआत एकदम उत्तर के बर्फीले शिखरों से करते हैं। अभी मैंने काराकोरम का जिक्र किया था, हाँ, जिसकी ऊंचाई करीब 5,540 मीटर है। पुरानी किताबों में तो यही सबसे ऊंचा है। तो फिर आज की हकीकत क्या है? क्या भूगोल भी सच में सॉफ्टवेयर की तरह अपडेट होता है? बिल्कुल होता है, और ये ना परीक्षाओं में फंसाने वाला एक बहुत बड़ा ट्रैप भी है। अच्छा। हाँ, आज की हकीकत अगर बताऊं तो वो पूर्वी लद्दाख के चमूर सेक्टर में स्थित उमलिंग ला दर्रा है। उमलिंग ला? जी, उमलिंग ला। इसकी ऊंचाई लगभग 5,799 मीटर है। अब सिर्फ इस आंकड़े को सुनने से ना बात पूरी तरह समझ नहीं आती। हाँ, मतलब नंबर तो नंबर है। बिल्कुल। इसकी गंभीरता को ऐसे समझना होगा कि ये ऊंचाई माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ज्यादा है। बाप रे, एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊंचा? जी हाँ, इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल के मुकाबले आधा रह जाता है। हाड़ कंपा देने वाली ठंड होती है, और ऐसी जगह पर सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बना दी है। मतलब वहां गाड़ियां जा सकती हैं? ये तो इंसानी शरीर और मशीनों दोनों की सीमाओं को तोड़ने वाली बात हो गई। बिल्कुल। 5799 मीटर पर तो गाड़ियों के इंजन में जो तेल होता है वो भी जमने लगता होगा। मशीनें काम करना बंद कर देती होंगी। हाँ, वहाँ काम करना कोई मजाक नहीं है। वहां सड़क बनाना सिर्फ पत्थर और बर्फ हटाना नहीं रहा होगा, बल्कि ये अपने आप में एक ऐसा इंजीनियरिंग अजूबा है जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिलनी ही थी। एकदम सही। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर विकल्प में उमलिंगला ना हो ना, तभी काराकोरम सही जवाब होगा, वरना आज की डेट में उमलिंगला ही सबसे ऊंचा है। तो इसका मतलब है कि काराकोरम अब ऐतिहासिक रूप से अहम रह गया है। हाँ, क्योंकि वो सदियों से लद्दाख को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता था। लेकिन ऊंचाई और मोटर रास्ते के मामले में उमलिंगला ने एक नई लकीर खींच दी है। अब अगर हम पूर्वी लद्दाख के इन एक्सट्रीम शिखरों से थोड़ा पश्चिम की तरफ आएं, कश्मीर घाटी की ओर। जी, कश्मीर घाटी की ओर, तो वहां दर्रों का काम एकदम बदल जाता है। वो कैसे? वहां दर्रे सिर्फ ऊंचाई के रिकॉर्ड नहीं बना रहे, बल्कि वे एक बहुत बड़ी प्राकृतिक रुकावट को पार करने का एक लौता जरिया है। जैसे बुर्जिल दर्रा है, हाँ, जो ऐतिहासिक रूप से श्रीनगर को
गिलगिट से जोड़ता था। और गिलगिट का इलाका भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में आता है। अच्छा। या फिर जास्कर श्रेणी में मौजूद जोजिला दर्रा है, जो कश्मीर घाटी मतलब श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और कश्मीर के दर्रों की बात हो और पीर पंजाल की बात न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना? बिल्कुल नहीं। मतलब मैं सोच रही थी कि अगर कोई प्राचीन काल का व्यापारी जम्मू से कश्मीर घाटी जाने की कोशिश कर रहा हो तो उसके सामने पीर पंजाल की पहाड़ियों की एक विशाल दीवार खड़ी होती थी। एकदम अभेद्य दीवार। हाँ, तो उस दीवार में प्रकृति ने एक छोटी सी दरार छोड़ी थी जिसे हम बनिहाल दर्रे के नाम से जानते हैं। सदियों तक जम्मू और श्रीनगर के बीच आने जाने का यही एक मुश्किल रास्ता था। और बनिहाल दर्रे की जो प्रासंगिकता है ना, वो आज भी खत्म नहीं हुई है। बस उसका रूप बदल गया है। वो तो है। उससे ढक जाता था। इसीलिए आधुनिक इंजीनियरिंग ने क्या किया, बनिहाल दर्रे के ठीक नीचे से पहाड़ का सीना चीरकर एक रास्ता निकाला, जिसे हम जवाहर सुरंग के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही पकड़े। जब भी कोई जम्मू से श्रीनगर बाय रोड जाता है ना, और उस मशहूर जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है, तो असल में वो आधुनिक तरीके से उसी प्राचीन बनियाल दर्रे को ही पार कर रहा होता है। एकदम सही बात है। ये एक कमाल का इवोल्यूशन है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही तार्किक सवाल आता है। पूछिए। इंसान तो अब जाकर इन पहाड़ों में सुरंग बना रहा है या डायनामाइट से रास्ते चौड़े कर रहा है, लेकिन शुरुआत में इन कठोर चट्टानों को काट कर ये माउंटेन पास या दर्रे बनाए किसने? प्रकृति ने ये दरवाजे खोले कैसे? बहुत उम्दा सवाल है, और इसका जवाब उन नदियों के पास है जो लाखों करोड़ों सालों से इन पहाड़ों के बीच बह रही हैं। अच्छा, नदियों ने बनाए हैं? जी। जब हम पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास को देखते हैं ना, तो पाते हैं कि हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ कोई एक दिन में तो बने नहीं। हाँ, वो तो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बने हैं। बिल्कुल, टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से वे मिलीमीटर दर मिलीमीटर ऊपर उठ रहे थे, लेकिन नदियां वहां पहले से मौजूद थीं। ओहो। तो जैसे जैसे पहाड़ ऊपर उठता गया, नदियों के पानी ने अपनी ताकत से उस उठते हुए पहाड़ को काटना शुरू कर दिया। मतलब पहाड़ ऊपर उठता रहा और नदी उसे उसी रफ्तार से नीचे की तरफ काटती रही। मतलब नदियां प्रकृति की सबसे पहली हाईवे इंजीनियर है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। वे पहाड़ के बीच एक वी आकार की गहरी खाई या दर्रा बना देती हैं और फिर हजारों साल बाद हम इंसान उसी नदी के किनारे किनारे अपना व्यापारिक रास्ता या सड़क बना लेते हैं। यही तो प्रकृति का खेल है। अब जम्मू कश्मीर से नीचे उतरकर अगर हम हिमाचल प्रदेश की तरफ आए ना, हाँ, तो नदियों और रास्तों का ये इंजीनियरिंग का खेल बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हिमाचल प्रदेश का शिपकीला दर्रा इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। शिपकीला दर्रा? जी। जास्कर श्रेणी में स्थित ये दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी भौगोलिक पहचान ये है कि तिब्बत के पठार से निकलने वाली विशाल सतलुज नदी इसी शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अरे वाह! तो सतलुज ने पहाड़ को काट के जो गहरा रास्ता बनाया ना, उसी रास्ते से सदियों तक तिब्बत और भारत के बीच व्यापार होता रहा। ये समझना बहुत ही रोमांचक है कि नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, मतलब वे पहाड़ों के नक्शे तय करते हैं। बिल्कुल। हिमाचल में एक और ऐसा दर्रा है जिसका जिक्र अक्सर पर्यटन से जुड़ी हर बातचीत में होता ही है। मैं समझ गया आप किसकी बात कर रही हैं। रोहतांग दर्रा। हाँ, एकदम। पीर पंजाल श्रेणी में मौजूद ये दर्रा कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, जिसे हम मनाली से लेह जाने वाला रास्ता भी कहते हैं। हाँ। लेकिन रोहतांग की जो पुरानी कहानी है ना, मैंने सुना है वो काफी डरावनी है। भारी बर्फबारी के कारण ये दर्रा साल में करीब 6 महीने के लिए पूरी तरह बंद हो जाता था। हाँ, और रोहतांग के बंद होने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि टूरिस्ट नहीं जा सकते। तो और क्या असर होता था? इसका सीधा मतलब था कि लाहौल और स्पीति के जो स्थानीय लोग हैं वे पूरी दुनिया से 6 महीने के लिए कट जाते थे। बाप रे! कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या रसद पहुंचानी हो, सब कुछ बर्फ के नीचे दब जाता था। और अगर हम सामरिक नजरिए से देखें तो सेना को लेह तक रसद पहुंचाने के लिए गर्मियों के उन गिने चुने महीनों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। ये तो बहुत मुश्किल स्थिति थी। और यहीं पर इंसानी जिद और हमारी आधुनिक इंजीनियरिंग का एक और चमत्कार सामने आता है, अटल सुरंग। जी। जिसे पहले रोहतांग सुरंग कहा जाता था। 3000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर 9 किलोमीटर लंबी इस सुरंग को बनाने में सालों लग गए, लेकिन इसने पूरा खेल बदल दिया है ना? एकदम बदल दिया। जो इलाका 6 महीने तक बर्फ की सफेद दीवार के पीछे कैद रहता था ना, वो अब अटल सुरंग के जरिए साल भर संपर्क में रहता है।
ये तो बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा हिमाचल के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख के लेह से जोड़ने वाला बारालाचा दर्रा भी है, जो इन ऊंचाई वाले रेगिस्तानों के बीच एक अहम कड़ी है। तो दर्रों की ये कहानी सिर्फ कनेक्टिविटी या व्यापार तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे हम हिमालय की श्रृंखला में हिमाचल से आगे बढ़ते हैं, हम उत्तराखंड पहुंचते हैं जी। और यहाँ दर्रों का रंग पूरी तरह बदल जाता है। वे सिर्फ व्यापारिक मार्ग नहीं रहते, बल्कि आस्था, तीर्थयात्रा और सबसे अहम बात, कूटनीतिक तनाव का केंद्र बन जाते हैं। बिल्कुल। उत्तराखंड के इस हिस्से का धार्मिक और सामरिक महत्व हमेशा से बहुत गहरा रहा है। बद्रीनाथ के पास मौजूद माना दर्रा और कुमाऊं क्षेत्र का नीति दर्रा, ये दोनों ही उत्तराखंड को सीधे तिब्बत से जोड़ते हैं। हाँ, नमक और जड़ी बूटियों का व्यापार करते आए हैं। यह बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है, क्योंकि आज के समय में जिस दर्रे ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, वो है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख, ये भौगोलिक रूप से एक ट्राई जंक्शन पर स्थित है। ट्राई जंक्शन मतलब 3 देशों की सीमाएं। हाँ, जहां भारत, नेपाल और तिब्बत मतलब चीन की सीमाएं करीब आती हैं। ऐतिहासिक रूप से ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक बहुत ही प्रमुख और प्राचीन मार्ग रहा है। हाँ, कैलाश यात्रा तो बहुत मशहूर है। लेकिन ये रास्ता बेहद दुर्गम और लंबा था। तीर्थयात्रियों को हफ्तों तक खतरनाक पहाड़ी पगडंडियों पर पैदल चलना पड़ता था। तो इसी चुनौती को कम करने के लिए साल 2020 में भारत ने लिपुलेख तक एक नई मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया। अच्छा, ताकि यात्रा आसान हो सके। बिल्कुल, मकसद एकदम साफ था, कैलाश मानसरोवर की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाना। लेकिन इस सड़क के बनने से भूगोल सीधे तौर पर करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन गया। वो कैसे? स्रोत में जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार जैसे ये सड़क का उद्घाटन हुआ, नेपाल की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई। नेपाल ने अपना एक नया राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया, जिसमें लिपुलेख और उसके आसपास के क्षेत्र को अपने हिस्से में दिखाया गया, जिससे एक विवाद खड़ा हो गया। हाँ, ये घटना ये समझने के लिए काफी है कि पहाड़ के किसी दुर्गम कोने में खींची गई एक छोटी सी सड़क भी कैसे दो देशों के पुराने कूटनीतिक संबंधों में गर्माहट या नरमी ला सकती है। और हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि बस ये देखना है कि कैसे लिपुलेख का ये विवाद इस बात का सटीक उदाहरण है कि दर्रे अब सिर्फ पार करने की जगह नहीं रह गए हैं, वे इस बात का प्रतीक हैं कि किस देश का नियंत्रण कहाँ तक है। बिल्कुल सही कहा। भूगोल और कूटनीति के इस मिश्रण को देखते हुए अगर हम हिमालय की इसी श्रृंखला के साथ और पूर्व की ओर बढ़ें, तो हम पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश करते हैं। जी। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पहाड़ घने जंगलों से ढके हैं और सामरिक संवेदनशीलता अपने चरम पर है। और यहीं पे वो हा मोमेंट आता है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, वो ला शब्द का रहस्य। तिब्बती भाषा के प्रभाव वाले इस पूरे इलाके में हर दर्रे के नाम के पीछे ला लगा है। मतलब नाथुला, जिलेपला। जी। ला का मतलब दर्रा होने की वजह से नाथुला का नाम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सिक्किम में है ना ये? हाँ, सिक्किम में डोग्या श्रेणी में स्थित नाथुला। ये दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होते हुए तिब्बत जाने का एक बहुत ही अहम मार्ग है। लेकिन इसका महत्व व्यापार से कहीं ज्यादा इसके इतिहास में छिपा है। वो 1962 का युद्ध। बिल्कुल, 1962 के युद्ध और उसके बाद 1967 के संघर्ष को देखें तो नाथुला एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट रहा है। मतलब नाथुला की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि वहां भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे से चंद मीटर की दूरी पर आमने सामने खड़ी रहती हैं। हाँ, एकदम पास पास। एक छोटा सा बर्फीला रास्ता और उसके दोनों तरफ दुनिया की 2 सबसे बड़ी आबादी और सेनाओं वाले देश। सिक्किम में ही तिब्बत से व्यापार का एक और रास्ता है जिसे जलेपला कहते हैं। जी, जलेपला। लेकिन नाथुला की सामरिक अहमियत तो खैर कुछ अलग ही स्तर की है। अब अगर हम सिक्किम से आगे अरुणाचल प्रदेश के विशाल पहाड़ों की तरफ जाएं, तो वहां भी दर्रे, नदियों और रणनीतियों की कहानी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में तवांग एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र है। हाँ, तवांग। और इस तवांग को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा है बोमडिला दर्रा। तवांग का जो बौद्ध मठ है और वहां की जो सांस्कृतिक अहमियत है ना, वो इस दर्रे को सिर्फ एक सैन्य रास्ता नहीं बल्कि एक गहरा ऐतिहासिक मार्ग बनाती है। और जिस तरह हमने हिमाचल में शिपकिला दर्रे और सतलुज नदी का जिक्र किया था ना, हाँ, बिल्कुल ठीक वैसा ही एक भौगोलिक अजूबा अरुणाचल प्रदेश में भी है। अच्छा, वो कौन सा? यांग्याप दर्रा।
अरे हाँ, ये वो जगह है जहां से तिब्बत में त्सांगतो के नाम से बहने वाली विशालकाय नदी भारत में प्रवेश करती है। एकदम सही। और यहाँ हम उसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। मतलब सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी विशाल नदी हिमालय के पहाड़ों को चीर कर इस दर्रे के पास से एक पूरा यू टर्न लेती है और भारत के मैदानों में उतर आती है। इसे भूगोल का विराट रूप ही तो कहेंगे। बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश में ही म्यांमार की तरफ जाने वाले दीफू और लिखापानी जैसे दर्रे भी मौजूद हैं। जी, और पूर्वोत्तर के दर्रों में एक और नाम बहुत अहम है जो अक्सर चर्चाओं में पीछे छूट जाता है। वो कौन सा है? वो है मणिपुर का तजु दर्रा। तजु दर्रा? हाँ, ये दर्रा इम्फाल को म्यांमार के तामू शहर से जोड़ता है और ये कोई आम पहाड़ी रास्ता नहीं है। अगर हम भारत के इतिहास को देखें ना, तो दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारे गहरे सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। हाँ, बिल्कुल रहे हैं। तो तजु दर्रा उन्हीं संबंधों का एक बहुत बड़ा प्राकृतिक प्रवेश द्वार रहा है। तो उत्तर के जमे हुए शिखरों से लेकर पूर्वोत्तर के घने जंगलों तक हमने देखा कि कैसे दर्रों ने हिमालय की विशाल दीवार में रास्ते बनाए हैं। लेकिन दर्रे सिर्फ बर्फ और हिमालय की ही जागीर तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब हमें एक बहुत बड़ी भौगोलिक छलांग लगानी होगी, सीधे दक्षिण भारत की तरफ। सीधे दक्षिण भारत की तरफ, जहां पहाड़ तो हैं लेकिन उन पर बर्फ का नामो निशान नहीं है। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट की भौगोलिक संरचना हिमालय से बिल्कुल अलग है। मतलब बर्फ के बिना दर्रे काम कैसे करते हैं? देखिए, यहाँ के पहाड़ उतने ऊंचे नहीं हैं जितने हिमालय के हैं, लेकिन वे गुजरात से लेकर केरल तक करीब 1600 किलोमीटर की लंबाई में एक लगातार दीवार की तरह फैले हुए हैं। बाप रे, 1600 किलोमीटर! हाँ, अब पश्चिमी तट के बंदरगाहों को अगर देश के बाकी हिस्सों से व्यापार करना हो तो उन्हें इस विशाल दीवार को पार करना ही होगा। और इस दीवार में जो दरारें या प्राकृतिक रास्ते मौजूद हैं ना, उन्हें वहाँ दर्रा नहीं बल्कि घाट कहा जाता है। अच्छा, तो इसीलिए उन्हें घाट कहते हैं। ये घाट तो दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था की धमनियों की तरह हो गए फिर। बिल्कुल। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ दो बहुत ही प्रमुख घाट हैं, थाल घाट और भोर घाट। जी। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, जबकि भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है और यही रास्ता आगे चेन्नई तक चला जाता है। एकदम सही कहा आपने। आज जो हजारों भारी ट्रक और मालगाड़ियां मुंबई के बंदरगाहों से सामान लेकर पूरे देश में जाती है ना, वे इन्हीं घाटों के ढलान और घुमावदार रास्तों से होकर गुजरती हैं। हाँ। अगर प्रकृति ने पश्चिमी घाट में ये दरारें न छोड़ी होती तो मुंबई का देश के बाकी हिस्सों से सीधा संपर्क बहुत मुश्किल हो जाता। नामुमकिन सा हो जाता। और महाराष्ट्र से और नीचे अगर हम केरल और तमिलनाडु की सीमा पर जाएं ना, हाँ, तो हमें पश्चिमी घाट का सबसे अद्भुत भौगोलिक रूप देखने को मिलता है। हम पाल घाट की बात कर रहे हैं। पाल घाट। जी। हिमालय के दर्रे बहुत संकरे होते हैं, सिर्फ चंद मीटर चौड़े, लेकिन पाल घाट की चौड़ाई करीब 32 किलोमीटर है। 32 किलोमीटर चौड़ा? जी हाँ। ये तो दर्रा कम और पहाड़ों के बीच कोई विशाल मैदान ज्यादा लगता है। ये ऐसा है जैसे किसी ने 1600 किलोमीटर लंबी दीवार के बीच में से एक बहुत बड़ा हिस्सा ही काट कर निकाल दिया हो। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और इतनी बड़ी चौड़ाई होने का असर बहुत गहरा होता है। वो कैसे? नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच मौजूद ये जो 32 किलोमीटर का चौड़ा गैप है ना, ये सिर्फ गाड़ियों या ट्रेनों को रास्ता नहीं देता। तो और क्या होता है इससे? ये दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाओं को पश्चिमी तट से सीधे तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों तक घुसने का रास्ता देता है। अरे वाह, मतलब मौसम भी यहीं से ट्रैवल करता है। हाँ, ये मौसम का रास्ता है, वनस्पतियों के बीजों के उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता है, और सदियों से केरल और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का सबसे बड़ा कॉरिडोर है। क्या बात है। और पालघाट के और दक्षिण में शेनकोटा घाट है, जो केरल के कोलम को तमिलनाडु के तिरुनेवेली से जोड़ता है और इलायची की पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरता है। तो लद्दाख के उमलिंगला के ऑक्सीजन से जूझते 5,999 मीटर ऊंचे ठंडे शिखरों से शुरू होकर हमारा ये सफर दक्षिण में केरल के शेनकोटा घाट के हरे भरे मसालों के जंगलों तक आ पहुंचा है। एक बहुत ही लंबा और दिलचस्प सफर रहा ये। बिल्कुल। हमने नदियों को पहाड़ काटते देखा, इंजीनियरिंग के रिकॉर्ड टूटते देखे और कूटनीति की बिसात बिछते देखी। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इन दर्रों की असल कहानी क्या है? अगर मैं इसे समझने की कोशिश करूं तो असल कहानी यह है कि भूगोल अपने आप में एक खामोश मंच है और इंसान उस पर अपना नाटक खेल रहा है।
पहाड़ आज भी वहीं खड़े हैं जहां वे लाखों साल पहले थे। नदियां भी अपना वही पुराना रास्ता तय कर रही हैं जिन्हें उन्होंने करोड़ों सालों की मेहनत से पहाड़ों को काट कर बनाया था। वो तो है। जो दर्रे हजारों सालों से सिर्फ सिल्क रूट के लिए, मसालों के व्यापार के लिए या फिर बौद्ध भिक्षुओं और तीर्थयात्रियों के शांतिपूर्ण सफर के प्राकृतिक रास्ते हुआ करते थे ना, हाँ। आज इंसान के बदलते नजरिए के कारण वही दर्रे देशों के बीच सबसे बड़े भू राजनैतिक और सैन्य तनाव का केंद्र बन गए हैं। एकदम सही बात है। चाहे वो बर्फ से जमा नाथुला हो या फिर सामरिक सड़क से जुड़ा लिपू लेख, भूगोल वही है। बस इंसान ने उस भूगोल को देखने का अपना नजरिया और अपनी प्राथमिकताएं बदल ली हैं। जो पहले मिलने के रास्ते थे वो अब सीमाओं की कठोर लकीरें बन गई हैं। ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है जो सीधे हमारे सोचने के तरीके पर चोट करता है। मतलब प्रकृति ने करोड़ों सालों की मेहनत से नदियों के जरिए पहाड़ों के बीच ये दरवाजे इसलिए बनाए थे ताकि पानी अपना रास्ता खोज सके जी, इंसान एक दूसरे से मिल सके, व्यापार कर सके और अपने विचार साझा कर सके। लेकिन आज हमने प्रकृति के इन खुले दरवाजों पर ही सबसे कड़े ताले लगा दिए हैं। बिल्कुल लगा दिए हैं। वहाँ दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाएं तैनात हैं, कटीले तार बिछे हैं और तोपें तैनात हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में इंसान द्वारा खींची गई ये कृत्रिम और हिंसक सीमाएं भूगोल की इस प्राकृतिक और खुली व्यवस्था पर कभी हावी हो पाएंगी? या फिर नदियां, हवाएं और पहाड़ अंततः अपने बनाए इन दरवाजों को किसी न किसी तरह इंसान के इन कड़े तालों से मुक्त कर ही लेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। इसी विचार के साथ पहाड़ों, नदियों और रास्तों की इस उलझी हुई लेकिन बेहद दिलचस्प दुनिया के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं।